हाय नमस्ते एंड वेलकम। मैं अनिकेत भावे आप सभी का मेरे एजुकेशन हाउस यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो ये वीडियो में हम देखने वाले स्टैंडर्ड 10 का जो फर्स्ट चैप्टर है लॉ ऑफ मोशन, उसका थर्ड पार्ट, जिसमें हम देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये क्या होता है वो हम पूरा इसमें कवर करने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में हमने चालू किया था न्यूटन्स के जो 3 लॉ है मोशन के, वो हमने पिछले वीडियो में कवर किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप वो वीडियो देख लेना, क्योंकि ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो पूरा का पूरा वो 3 ही लॉज के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसकी वजह से मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वो वीडियो पहले देख लीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन के यहाँ पर भी है। तो चलिए हम ये लॉ देखने के पहले थोड़ा सा एक उसका मैथमेटिकल इक्वेशन देख लेते हैं। अभी हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट है, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। ये दोनों भी ऑब्जेक्ट है, तो ये दोनों भी ऑब्जेक्ट के मतलब ए एंड बी के हम कुछ इनिशियल प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। जैसे कि ए का जो मास रहेगा वो होगा m1 बी, और ए की जो इनिशियल वेलोसिटी रहेगी वो होगी u1। सिमिलर बी का जो मास रहेगा वो होगा m2 एंड बी की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी u2। अभी अगर ये दोनों भी रेस्ट पोजीशन में, रेस्ट पोजीशन मतलब क्या कि जिस पोजीशन पे उसे रखा है वही पोजीशन पे वो रहेगा, वहां से वो कहीं पर भी नहीं जाएगा या फिर उसकी मोशन नहीं होगी, तो उसे हम कहेंगे रेस्ट पोजीशन, मतलब एक ही जगह पर है। तो वो पोजीशन में ये जो ए एंड बी जो 2 ऑब्जेक्ट है उनका मोमेंटम क्या होगा। मोमेंटम क्या होता है ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। उसका फॉर्मूला क्या है, मोमेंटम मतलब प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। यहाँ पर ए की इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगी m1 इंटू u1। सिमिलर बी की मोमेंटम क्या बन जाएगी m2 u2। ये हो गया मोमेंटम इनिशियल पॉइंट पे। अभी सपोज अगर वो दोनों भी जो ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे के ऊपर कोलाइड हो गए, मतलब एक दूसरे के ऊपर वो टकरा गए, तो क्या होगा। सोचे इसके बारे में कि 2 व्हीकल्स होंगे, वो 2 व्हीकल्स अगर एक दूसरे के सामने टकरा गए तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। तो वैसे यहाँ पर भी कुछ ना कुछ तो होता है। जब भी 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर टकरा जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो घटता है, कुछ ना कुछ तो होता है। वही हमें अभी देखना है। हमने न्यूटन की फर्स्ट लॉ में क्या देखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में होगी तो उसकी मोमेंटम कब चेंज होगी, जब भी कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स उसको वो चीज के ऊपर अप्लाई होगा। तो यहाँ पर भी सेम ही हो गया ना। हमने क्या देखा था थोड़ी देर पहले कि जो ए एंड बी थे वो एक ही पोजीशन में थे, रेस्ट पोजीशन में थे, और उसके बाद में हमने क्या देखा कि वो दोनों भी ए एंड बी एक दूसरे के ऊपर क्या हुए, कोलाइड हो गए, मतलब एक दूसरे के ऊपर टकरा गए। तो वो ऐसा कोई जादू तो हो नहीं सकती कि वहां पर कोई जादूगर आया और कोई जादू करके वो दोनों को एक दूसरे के ऊपर कोलाइड कर दिया। तो वहां पर क्या हुआ, कोई तो एक्सटर्नल फोर्स लगा था दोनों के भी ऊपर, तो उसके वजह से ही वो दोनों की पोजीशन चेंज हो गई और क्या हुआ, कोलिजन हो गया। अभी हम क्या निकालते हैं कि ए के ऊपर बी ने कितना फोर्स लगाया, या फिर ए के ऊपर बी ने जो फोर्स लगाया उसकी वजह से क्या चेंज हुआ, वो अभी हम देख लेते हैं। तो F इज इक्वल टू, तो अभी ए का मोमेंटम क्या बन जाएगा, ए का मोमेंटम बन जाएगा m1 इंटू v1। v1 क्या है, उसका फाइनल वेलोसिटी है जो कि बी ने फोर्स अप्लाई करने की वजह से क्रिएट हुआ या फिर पैदा हुआ, ऐसा आप बोल सकते हो। तो वैसे हमने न्यूटन बाबा का थर्ड लॉ भी देखा था, जो कि मैंने कहा था कि मुझे बहुत पसंद है। तो उसमें क्या बताया कि एवरी एक्शन फोर्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। ये तो बात आपको समझ में आई थी पिछले वीडियो में। तो ये वीडियो में क्या उसका संबंध है कि जैसे ही बी ने ए के ऊपर फोर्स अप्लाई कर दिया तो वैसे ही ए भी क्या करेगा, बी के ऊपर सेम फोर्स बट अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, अप्लाई करेगा। तो उसकी वजह से जो बी में भी कुछ ना कुछ तो हलचल होगी, बी में भी कुछ ना कुछ तो चेंज होंगे। तो वो चेंज क्या आते देखिए, तो ए ने बी के ऊपर फोर्स अप्लाई करने की वजह से बी के मोमेंटम में क्या चेंज आ गया, यहाँ पर भी सिमिलर चेंज आएगा m2 इंटू v2।
v2 क्या है, v2 की फाइनल वेलोसिटी है। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। अभी हमने क्या देखा था कि न्यूटन बाबा के थर्ड लॉ में क्या बताया गया था कि एवरी एक्शन फोर्स हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। तो अभी यहाँ पर हम क्या देखेंगे, F2 हम पहले क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वो एक्शन फोर्स है हमारा, उसकी वजह से एक्शन हुआ। तो इसके लिए हम F2 को पहले ले रहे हैं, इज इक्वल टू माइनस F1। दोनों भी फोर्स की जो वैल्यू रहेगी वो कैसे रहेगी, सिमिलर रहेगी, सिमिलर बट अपोजिट डायरेक्शन, एक का प्लस एक का माइनस। तो उसकी वजह से हमने F1 को माइनस का साइन दे दिया। अभी F मतलब क्या, फोर्स मतलब क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये तो आपको पता है। तो हम दोनों भी जगह पर वही लिखेंगे, F की जगह पर m1 इंटू a1 इज इक्वल टू माइनस m2 इंटू a2। तो अभी यहाँ पर क्या होगा, F की जगह पर हम ले लेंगे m2 इंटू a2 इज इक्वल टू माइनस m1 इंटू a1। ये बात तो आपको समझ में आए। अभी यहाँ पर ये बीच में एक हाथ से टपका, ए टपका, क्योंकि हमने F का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब फोर्स होता है। तो यही यहाँ से टपका ए, आपको समझ में आया ही होगा। तो अभी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v माइनस u अपॉन टी। ये तो हो गया, आपको पता चला कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो अभी ए को हम वहां पर रख करके उसकी आरती करेंगे क्या, नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, उसको रिप्लेस कर देंगे v माइनस यू अपॉन टी से। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m2 इंटू v2 माइनस u2 अपॉन टी, एक ब्रैकेट में जाएगा, इज इक्वल टू माइनस m1, यहाँ पर भी सिमिलर होगा, ए की जगह पर क्या आएगा, v1 माइनस m1 अपॉन टी। तो अभी यहाँ पर टी दोनों भी जगह पर कैसा सिमिलर है, मतलब उसकी वैल्यू तो सिमिलर है। तो हम अलजेब्रा का जो नियम होता है, जो गणित का जो नियम होता है, कि अगर दोनों भी बाजू में सिमिलर वैल्यूज रहेगी तो हम उसे निकाल देते हैं। तो वही नियम हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। तो आपके पास क्या बच जाता है, m2 इंटू v2 माइनस u2 इज इक्वल टू माइनस m1 इंटू v1 माइनस u1। ये आपके पास बच गया। तो अभी इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, m2 v2 माइनस m2 u1 इज इक्वल टू माइनस m1 इंटू v1 प्लस m1 v1 प्लस m1 u1। ये यहाँ तक तो आपको समझ में आया, कोई डाउट है नहीं, ठीक है। नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। ये तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं उसका आपको रिप्लाई दे दूंगा। अभी हम क्या करेंगे, जो माइनस में उसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगी। जैसे कि m2 u2 m2 v2 ये पॉजिटिव में, और नेगेटिव में क्या हमारे पास m2 u2। तो m2 v2 को हम m2 u2 को हम दूसरी जगह पर डाल देंगे। तो अभी हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाता है, m2 v2 प्लस m1 v1 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। ये हमारा एकदम फाइनल ये हो गया, फॉर्मूला बन गया। तो मतलब क्या है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर कोलाइड हो गए तो कोलाइड होने से पहले की मोमेंटम और कोलाइड होने के बाद की मोमेंटम, ये दोनों भी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो यही था हमारा नियम। व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट on two interacting objects, their total momentum remain constant, it does not change। मतलब क्या हमने देखा था, सिमिलर फोर्स अगर किसी भी कोलाइड होते हुए ऑब्जेक्ट पे लग गए तो उनका जो मोमेंटम होता है वो चेंज नहीं होता है, वो कांस्टेंट ही रहता है। ये हो गया एक पॉइंट। दूसरा क्या है, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड द इनिशियल टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। हमने प्रूव किया था ऊपर इक्वेशन में, m2 v2 प्लस m1 v1 इज इक्वल टू m2 u2 प्लस m1 u1। ये हमने प्रूव किया था थोड़ी देर पहले। तो ये है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आशा करता हूँ कि आपको ये भी वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके जो भी कुछ सम्स है वो सम्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे अलविदा और मिलते हैं आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ भी आपको डाउट्स होगा तो स्क्रीन पर जो नंबर जो भी कुछ आपको इंस्टा आईडी, एफबी आईडी या फिर नंबर दिख रहा है व्हाट्सएप का, उस पर आप डाल सकते हो या फिर कमेंट में डाल दीजिए, मैं आपको जल्द से जल्द उसका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।